हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे फॉरेन ट्रेड नाम का जो हमारा चैप्टर है उसका जो बाकी बचा हुआ टॉपिक्स है, अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही टॉपिक्स बाकी है। एक है डॉक्यूमेंटेशन एंड एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इन दोनों को आज यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। एंड इसी के साथ साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखने वाले हैं जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रोसीड्योर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड में पहले ही आपको बोल दिया है कि आपको डायरेक्ट प्रोसीड्योर पूछा जाने का बहुत कम चांसेस है। मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपसे जो डॉक्यूमेंट्स उन प्रोसीड्योर्स में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में पूछा जाए। यू विल बी आस्क्ड द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स जो कि इन दोनों में इस्तेमाल होते हैं वो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस में ये जो बाइफर्केशन इन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ट्रेड एंड डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंपोर्ट ट्रेड। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड में भी पूछा जा रहा है, एंड यही लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड में भी पूछा जा रहा है। ठीक इसी तरीके से इंडेंट जो है, इंडेंट को यहाँ पे भी पूछा गया है एंड इंडेंट को यहाँ पे भी पूछा गया है। तो ये जो बाइफर्केशन हुआ है इसमें रिपीटेशंस अच्छा खासा है, एंड इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो चीज़ जो चीज़ यहाँ पे रिपीटेटिव नेचर का है मैं उसे सिर्फ एक ही बार में समझाने वाला हूँ। ठीक है, जब मैं डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ट्रेड समझाऊंगा तो उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, इंडेंट एंड और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं समझा दूंगा। लेकिन जब इंपोर्ट आएगा तो इसको दोबारा समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उल्टा आपका ही टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ही है। यहाँ पे इन लोगों ने एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड के नाम से दो बाइफर्केशन कर जरूर दिए हैं, लेकिन बाइफर्केशन करने से ज़्यादा बेटर यहाँ पे यही होता कि ये दोनों को एक ही में मिला दिया जाता। खैर उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बेसिकली बस इसी पे ध्यान देना है कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ज़रूरी हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको दो तरीकों में इसका सब हेडिंग दिया गया है। तो पहला जो हेडिंग है वो है एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब मैं अगर अपने देश में से सामान बना करके बाहर के देश में भेज रहा हूँ तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। एंड इसके बाद है इंपोर्ट ट्रेड का डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बाहर के देश में बना हुआ सामान अगर मैं अपने देश में खरीदता हूँ तो उस केस में मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ट्रेड का जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है? नाउ एन इंडेंट इज एन ऑर्डर प्लेस्ड अब्रॉड फॉर इंपोर्टिंग गुड्स एंड इंपोर्टर प्लेसेस एन इंडेंट आइदर ऑन द फॉरेन मैन्युफैक्चरर और द एक्सपोर्ट एजेंट्स। एन इंडेंट शुड क्लियरली मेंशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड, प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स, मेथड ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी, मेथड ऑफ पैकिंग एट्सेट्रा। मतलब इंडेंट का सिंपल मतलब होता है जो ऑर्डर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को देती है उससे ही हम लोग इंडेंट कहते हैं। अगर मुझे सामान को एक्सपोर्ट करना है, इफ़ आई वांट टू एक्सपोर्ट द गुड्स आउट ऑफ माय कंट्री, देन इन दैट केस मुझे तो पहले एक ऑर्डर चाहिए होगा, क्योंकि जब मुझे कोई ऑर्डर ही नहीं देगा तो मैं सामान किसको भेजूंगा। तो वो डॉक्यूमेंट जो कि बेसिकली ऑर्डर का कन्फर्मेशन होता है, बाहर के देश से जब मेरे पास एक ऑर्डर का कन्फर्मेशन का डॉक्यूमेंट आता है तो उसी को हम लोग इंडेंट कहते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे बेसिकली ये बोल दिया जाता है कि ये सामान है, मुझे इतने क्वांटिटी में चाहिए, मुझे इस क्वालिटी का सामान चाहिए, तो आप प्लीज़ ये सामान मुझे भेज दीजिए। तो ये जो ऑर्डर कन्फर्मिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसे ही हम लोग इंडेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो देखिए इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो प्रोसीड्योर था उसमें बात
कर लिया था, आइए फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ गारंटी इशूड बाय द इंपोर्टर्स बैंक दैट इट विल ऑनर पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर। टू मिनिमाइज सच रिस्क मोस्ट एक्सपोर्टर्स डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इंपोर्टर। अब मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था कि मैं अगर अपने देश से सामान बना करके बाहर के कंट्री में भेज रहा हूँ तो ये हो ही सकता है कि मैंने अगर सामान बनाकर वहाँ पे भेज तो दिया है, लेकिन वहाँ से मेरे पास पैसे ही नहीं आए। तो ऐसे केस में मुझे एक अश्योरेंस चाहिए, मुझे एक गारंटी चाहिए कि मैं अगर अपना सामान बनाकर बाहर के देश में भेज रहा हूँ तो बाहर के देश से जो पैसा है वो मेरे कंट्री में आ ही जाएगा। तो ये जो अश्योरेंस होता है, ये जिस डॉक्यूमेंट में दिया जाता है उसी को हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट दिया कैसे जाता है, तो फॉर एग्जांपल ये है इंडिया जहाँ पे एक आदमी है, एंड ये है अमेरिका जहाँ पे एक आदमी है। अब ये आदमी इंडिया से सामान खरीद रहा है, एंड इस आदमी को यहाँ पे एक कन्फर्मेशन चाहिए कि अगर सामान इसके पास चला गया तो ये बाद में चल के मुझे पैसे दे ही देगा। तो ये जो तो अब अगर ये इंपोर्टर जो है, मतलब जो खरीद रहा है, वो चाहे तो वो खुद वहाँ पे अश्योरेंस दे सकता है कि हाँ भाई तुम मुझे सामान भेजो, तुम्हारे सामान का जो पैसा है वो तुम्हें मिल ही जाएगा। बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक इंडिविजुअल आदमी के द्वारा जो दिया हुआ अश्योरेंस है उसको कंसिडर किया जाए। मीन्स देयर आर वेरी लो चांसेस दैट एक आदमी यहाँ पे अश्योरेंस देगा एंड उस अश्योरेंस को मान लिया जाएगा, क्योंकि एक आदमी का जो कि सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसका कोई इतना वैल्यू नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि ये आदमी अगर अश्योरेंस देगा तो हो सकता है कि वो बाद में चल के कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर वो जो एक्सपोर्टर है वो माने ही ना। तो ये जो इंपोर्टर है, इसका जो बैंक है, ये बैंक इस आदमी को बोलता है कि देख भाई उसका बात तू नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो एक बैंक हूँ, मैं तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो तू मेरी बात मान, तू इसे जो सामान है वो दे दे। एक बार अगर सामान आ गया तो पेमेंट मिल ही जाएगा, एंड अगर तेरे को एंड इफ़ यू डोंट गेट द मनी देन इन दैट केस तू मेरे ऊपर में केस भी कर सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि आपको आपका पैसा मिल ही जाएगा, इसका एक अश्योरेंस, इसका एक गारंटी, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है शिपिंग ऑर्डर। नाउ द एक्सपोर्टर इशूज दिस डॉक्यूमेंट टू इन्फॉर्म द शिपिंग कंपनीज अबाउट द कमोडिटीज दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड ऑन देयर शिप। अब मैं जिस जहाज के थ्रू ये सामान भेज रहा हूँ उस जहाज के मालिक को, या फिर उस जहाज का जो मतलब बेसिकली मतलब मैं जिस कंपनी के थ्रू अपना सामान भेजने जा रहा हूँ उस कंपनी को ये बोलना कि मैं ये सामान भेजना चाहता हूँ, प्लीज़ इसके लिए अरेंजमेंट करवा दीजिए। उसी ऑर्डर को हम लोग शिपिंग ऑर्डर कहते हैं। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक एक्सपोर्टर क्या करता है कि जिस कंपनी के थ्रू वो सामान भेजना चाहता है उसको वो ये डॉक्यूमेंट दे देता है, जिसमें बेसिकली बस यही बोला रहता है कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं इतना सामान यहाँ से भेजना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इसके लिए जो भी अरेंजमेंट है वो करवा दीजिए। मतलब जो कंपनी वहाँ से सामान ले करके जाएगा उस कंपनी को बोलना कि ये सामान जा रहा है, इसी को हम लोग शिपिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला है वो है शिपिंग बिल। अब ये शिपिंग बिल क्या होता है? नाउ शिपिंग बिल इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द कस्टम ऑफिसर्स गिव्स द परमिशन फॉर एक्सपोर्ट। शिपिंग बिल कंटेन्स particulars of the goods being exported, the name of the vessel, the port at which the goods are to be discharged, country of final destination, exporter's name and address, and so on. Exporter prepares the shipping bill for obtaining customs clearance. Thus we can say that the shipping bill is the bill which is prepared by the exporter and required for the custom clearance. अब shipping bill का मतलब क्या होता है? जैसे हर एक चीज़ का बिल होता है तो उसी तरीके से मैं जो यहाँ पे अपने शिपमेंट को भेज रहा हूँ तो वो जो शिपिंग यहाँ पे हो रहा है उसका भी एक बिल होता है, एंड उसी बिल को हम लोग शिपिंग बिल कहते हैं। ये जो मतलब बेसिकली ये एक बिल है जो कि जो शिपिंग कंपनी है वो मुझे यहाँ पे देती है, एंड ये शिपिंग बिल जब मैं कस्टम्स को दिखाता हूँ तो वो लोग मेरा सामान को ले जाने देते हैं। ठीक है, तो ये जो शिपिंग बिल है दैट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जो कि प्रिपेयर किया जाता है ताकि कस्टम्स वाले उसे वहाँ पे छोड़ दें, एंड उसके बाद
वो सामान वहाँ से जा सके। अब इसमें बेसिकली वो डिटेल्स ही होते हैं कि ये कौन सा सामान है, ये कहाँ पे जा रहा है, कौन भेज रहा है, किसके पास जा रहा है, कितने किलो का ये सामान है, तो ये डिटेल्स उसमें रहता है। प्लस कितना पैसा यहाँ पे लगने वाला है, वो मतलब बेसिकली जैसे हम अपना कोई कुरियर जब भी भेजते हैं तो वो कुरियर कंपनी हमें एक बिल देती है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे शिपिंग कंपनी है वो उस एक्सपोर्टर को एक बिल देती है एंड उसी को हम लोग शिपिंग बिल कहते हैं। अब ये शिपिंग बिल के ऊपर से ही हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो हमें क्लियरेंस देती है, ठीक है। फिर इसके बाद है मेट्स रिसिप्ट। अब ये मेट्स रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि जिस जहाज़ में जा रहा है वो जहाज़ का जो मेन ऑफिसर है, बेसिकली उसका जो कैप्टन है, वो कैप्टन इस बात को एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये जो सामान है ये मेरे जहाज़ पे आ गया है, मेरे जहाज़ का ये नाम है, मेरे जहाज़ के इतने मतलब ये कंपार्टमेंट के अंदर में ये है, इस दिन मेरे पास आया है, ये इस दिन वहाँ पे जाने वाला है। मतलब बेसिकली जिसका जहाज़ है, जो उस जहाज़ का मेन कैप्टन है, वो जो इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट ले लेता है कि हाँ ये सामान जो है वो मेरे पास आ चुका है, तो इसी को हम लोग मेट्स रिसिप्ट कहते हैं। ये इंडियन रेलवेज में भी होता है कि अगर आपने कभी इंडियन रेलवेज के थ्रू कोई भारी सामान पहुंचाया होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो सामान है वो सामान का एक लिस्ट होता है, जो कि वो जो ट्रेन का जो गार्ड है उस गार्ड के पास वो रहता है। तो बेसिकली वो जो गार्ड है वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ ये जो सामान है ये मेरे ट्रेन में है एंड ये इस स्टेशन को जाने वाला है, ठीक। इसी तरीके से जहाज़ का कैप्टन भी एक डॉक्यूमेंट देता है जो कि ये बताता है कि हाँ ये सामान मेरे जहाज़ पे आ चुका है एंड ये इस तारीख को यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर है बिल ऑफ लैडिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपको बहुत बार पूछा जा सकता है। इट इज़ अ रिकॉर्ड इशूड बाय द शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट गोज अबाउट एज अ प्रूफ विद रिस्पेक्ट टू द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द delivery organization to convey the merchandise to the port of destination. It is additionally referred to as the title to the merchandise and is openly transferable by underwriting and delivery. मतलब bill of lading क्या होता है, एक सेकंड मैं इसको एक बार फिर से देख लेता हूँ। Just a second, please. बिल ऑफ लैडिंग बेसिकली होता है कि जिस कंपनी के थ्रू उस सामान को भेजा जा रहा है वो कंपनी इस बात को एक्नॉलेज करती है कि हाँ ये जो सामान है ये मेरे ही कंपनी के थ्रू भेजा जा रहा है एंड उससे ही हम लोग बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो उस सामान को वहाँ पे भेज रही है वो कंपनी बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट देती है कि ये जो सामान है ये मेरे कंपनी के थ्रू ही जा रहा है एंड उसी को हम लोग बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो कि यहाँ पे समझ में ही आ रहा है कि ये बेसिकली जैसे हमारा एक सिटीजनशिप होता है तो बेसिकली सामान का एक आइडेंटिटी कि ये जो सामान है ये कहाँ से आ रहा है, वो सर्टिफिकेट जो कि बेसिकली सामान का ओरिजिन बताता है उसे हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। नाउ द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्ट्स एज अ प्रूफ दैट द गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस। This certificate can be obtained from the trade
consulate located in the exporter's country for availing trade concessions and other benefits, the importer may ask the exporter to send a certificate of origin। मतलब बेसिकली ये जो अगर मैं इंडिया से सामान भेज रहा हूँ तो इस बात का प्रूफ कि ये सामान जो है ये इंडिया में ही बनाया गया है, इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब इसका बात आता है कि सर ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत क्या है, ये जानना ही क्यों है कि सामान किस देश से आ रहा है। तो ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए हमारा जो कंट्री है उसका रशिया के साथ बहुत अच्छा टाई अप है। ठीक है, अब अगर रशिया के साथ हमारा कुछ डील साइन हुआ है जिसमें ये बोला गया कि रशिया एंड इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो बिजनेस है वो और अच्छा होगा, एंड इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों देशों के बीच में जो भी सामान जाएगा उस पर हम लोग टैक्स थोड़ा सा कम लेने वाले हैं। तो अब अगर रशिया से कोई सामान यहाँ पे आ रहा है तो मुझे उसके ऊपर में टैक्स थोड़ा कम देना होगा, लेकिन पहले ये तो मुझे बताना होगा कि ये जो सामान है ये रशिया से ही आया है, तभी तो मेरा सरकार जो है वो मुझे इस पर कुछ छूट देगा। तो इसके लिए जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत होती है। ठीक, इसी के साथ साथ ये तो मैंने फ्रेंडली वे में बोल दिया। अब अगर किसी देश के साथ हमारा बहुत दुश्मनी है, जैसे अगर पाकिस्तान के साथ बात किया जाए, तो अगर किसी भी कारण से अगर ये बोल दिया गया कि पाकिस्तान के थ्रू कोई सामान आएगा ही नहीं, एंड अगर पाकिस्तान के थ्रू सामान आएगा तो हम उसे सीज कर लेंगे, तो वैसे केस में भी मुझे ये प्रूफ करना होता है कि ये जो सामान है ये पाकिस्तान से आया है कि नहीं। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की मतलब बहुत टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये लेना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर कंस्यूलर इनवॉइस। नाउ अ कंस्यूलर इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द कंटेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ अ शिपमेंट सर्टिफाइड बाय द कंसोल ऑफ द कंट्री द मर्चेंटाइज इज बीइंग सेंट टू। अब यहाँ पे क्या है कि जिस देश में वो सामान जा रहा है उस देश का गवर्नमेंट या फिर उस देश का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सर्टिफिकेशन देता है कि हाँ ये जो सामान है ये हमारे ही देश में आ रहा है, एंड इसी को हम लोग कहते हैं कंस्यूलर इनवॉइस। मतलब अगर इंडिया से स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका में, तो अमेरिकन कंपनी जो कि बेसिकली उसे इंपोर्ट कर रही है वो एक इनवॉइस देती है कि हाँ इंडिया से इतना किलो मसाला जो है वो हमारे कंट्री में आया है एंड हम इस बात को मानते हैं। तो ये होता है कंस्यूलर इनवॉइस कि जो खरीद रहा है वो बेसिकली इस बात पे अग्री करे कि हाँ ये जो सामान है ये हमारे ही कंट्री में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक ही चीज़ होता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा लेकिन मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, तो मैं उस केस में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता हूँ, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ कि मेरे पास अभी तो पैसे हैं नहीं, लेकिन बाद में चल के जब मेरे पास पैसे आएंगे तो उस केस में मैं पैसों का पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लोन पे लेने जैसा होता है कि मेरे पास अभी पैसे आई डोंट हैव द मनी राइट नाउ। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ जिस पे मैं ये बोल दूंगा कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है लेकिन बाद में चल के पैसे होंगे, तो जब पैसे होंगे तब मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। तो इसी को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो यही बिल ऑफ एक्सचेंज इंटरनेशनल ट्रेड में भी लिया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर को बोलता है कि तुम मुझे पैसे दोगे, मतलब यहाँ पे है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को जा करके पैसे मांगता है। अब अगर इंपोर्टर के पास पैसे हैं नहीं तो इंपोर्टर बोल सकता है कि ये लो मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे साइन करके दे रहा हूँ एंड ये डॉक्यूमेंट पे मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद पैसे दूंगा एंड 2 महीने बाद तुम आना यहाँ पे पैसे ले करके चले जाना। तो इससे ही हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जो नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ये था बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे हमारा हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। मतलब बाहर के देश से हम अपने देश में सामान मंगवा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे भी
अगर देखा जाए तो मोर और लेस सेम डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अलग हो सकते हैं, बट और मतलब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, तो खैर इसे देखते हैं। पहला है इंपोर्ट लाइसेंस, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपने देश से सामान बना करके बाहर के किसी देश में भेज रहा हूं, तो ठीक उसी तरीके से बाहर के किसी देश का बनाया हुआ सामान अगर मैं अपने देश में ला रहा हूं, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर लाइसेंस ना हो तब तो कोई भी आदमी कोई भी सामान मंगवा सकता है। तो बेसिकली एक लाइसेंस चाहिए होता है बाहर से सामान को अपने देश में मंगवाने का, एंड उससे ही हम लोग इंपोर्ट लाइसेंस कहते हैं। नाउ एन इंपोर्ट लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट ऑथराइजिंग द इंपोर्टेशन ऑफ सर्टेन गुड्स इन इट्स टेरिटरी। मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे परमिशन दे रहा हूँ कि तुम ये सामान जो है वो बाहर के कंट्री से हमारे देश में मंगवा सकते हो। ईच लाइसेंस स्पेसिफाइज द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स अलाउड एंड द टोटल वॉल्यूम अलाउड शुड नॉट एक्सीड द कोटा। अब आपको इंपोर्ट लाइसेंस में ये भी बोल दिया जाता है कि एक साल के अंदर में आप कितने पैसे नहीं, कितना सामान आप यहाँ पे ला सकते हैं। एंड ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि उस मतलब उतने पैसों से उतने, मैं बार बार पैसे बोल दे रहा हूँ, उतना क्वांटिटी से थोड़ा भी ज़्यादा क्वांटिटी आप ला नहीं सकते हैं। आपको इंपोर्ट लाइसेंस में जितना बोला है सिर्फ उतना ही सामान आप एक साल में बाहर से इंडिया में मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट लाइसेंस इसको कहा जाता है जो कि बाहर से सामान इंडिया में मंगवाने के लिए उसे उसकी ज़रूरत होती है। अब इंटेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट ट्रेड में बोल दिया था, लेटर ऑफ ट्रेड के बारे में भी मैंने बोल दिया था, डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बोला हुआ है। ठीक है, फिर है बिल ऑफ एंट्री। नाउ व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड, a legal document is filed by the importer or a customs agent on their arrival. This legal document is called a bill of entry. Now the bill of entry forms an essential part of the customs clearance procedure and is submitted to the customs department. This is a form supplied by the customs office to the importer and is to be filled in triplicate। मतलब बेसिकली क्या होता है कि बिल ऑफ एंट्री, जैसे हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ा था जो कि था शिपिंग बिल। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने शिपिंग बिल के बारे में पढ़ा था कि ये जो सामान है ये हमारे देश से अब जा चुका है, इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए जैसे शिपिंग बिल होता है, ठीक उसी का उल्टा कि ये सामान जो है वो बाहर के देश से हमारे देश में आ चुका है, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए जो बिल बनाया जाता है उसे हम लोग बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। कि वो जो सामान है वो हमारे देश में आ चुका है, इस बात को जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्नॉलेज करवाया जाता है उसे हम लोग बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। तो जब सामान हमारे यहाँ पे आ जाता है तो ये बिल ऑफ एंट्री जो है वो होता है। ठीक है, अब ये कौन देता है? तो जो कस्टम्स डिपार्टमेंट होते हैं वो पहले उस सामान को चेक करते हैं कि सामान ठीक है कि नहीं, एंड उसके बाद आपको ये एक फॉर्म होता है जो कि आपको दे दिया जाता है जिसमें आपको ये सारे डिटेल्स वहाँ पे देने होते हैं, एंड उसके बाद आप सामान लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बाहर सामान भेजने का शिपिंग बिल था, ठीक उसी तरीके से बाहर से सामान इंडिया में लाने का बिल ऑफ एंट्री होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला वाला है वह है बिल ऑफ साइट। Now, if the importer is not in a position to supply the detailed particulars of goods because of insufficient information supplied by the exporter, he has to prepare a statement called bill of sight. The bill of sight contains only the information possessed by the importer along with the remark that he is not in a position to give complete information about the goods. The bill of sight enables him to open the package and examine the goods in the presence of custom officer so as to complete the bill of entry. अब हमने बिल ऑफ एंट्री में क्या देखा था कि जब सामान यहाँ पे आ जाता है तो वो जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो हमें बोलती है कि आप इस बिल को यहाँ पे साइन कर दीजिए, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। अब यहाँ पे ये जो सामान यहाँ पे बोला गया है कि इंपोर्टर कौन है, किस जहाज के थ्रू सामान आया है, पैकेज नंबर क्या है, मार्क्स क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देने होते हैं। अब अगर इंपोर्टर जो है वो फॉर एग्जांपल उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है नहीं, ही
डज नॉट हैव सम इंफॉर्मेशन, या फिर अच्छा खासा इंफॉर्मेशन उसके पास में है नहीं, तो वैसे केस में बिल ऑफ एंट्री जो है वो वहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसे बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, आप बिल ऑफ साइट दे दीजिए, मतलब जितना आपको याद है आप सिर्फ उतना ही वहाँ पे दे दीजिए। ये भी एक तरीके का बिल होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग बिल ऑफ साइट कहते हैं। इफ द इंपोर्टर इज नॉट इन अ पोजीशन टू सप्लाई द डिटेल पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सपोर्टर, ही हैज टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कॉल्ड बिल ऑफ साइट। द बिल ऑफ साइट कंटेन्स ओनली द इंफॉर्मेशन पोजेस्ड बाय द इंपोर्टर अलॉन्ग विद द रिमार्क दैट ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स। मतलब तुम्हें जितना याद है तुम सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दो, बाकी का इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब वो बेसिकली ये बोल देता है कि इतना इंफॉर्मेशन मेरे को इस सामान के बारे में मालूम है तो इतना मैंने दे दिया, बाकी का मुझे मालूम है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो सामान आपको दे देती है, ठीक है। फिर अब पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट। नाउ द लैंडिंग एंड शिपमेंट ड्यूज ऑफिस, मतलब बेसिकली उस बंदरगाह के बारे में बोला जा रहा है। लेवीज अ चार्ज फॉर सर्विसेज ऑफ डॉक अथॉरिटीज विच हैज टू बी बोर्न बाय द इंपोर्टर। आफ्टर पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस द इंपोर्टर इज गिवन बैक वन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एज अ रिसिप्ट। दिस रिसिप्ट इज नोन एज पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट। अब देखिए, आपका जो सामान है वो सामान जहाज पे आएगा, जहाज पे से उतारने के लिए जो जहाज मतलब वो जो डॉक है, डॉक के लोग वहाँ पे जाएंगे, वो आपका सामान उतारेंगे। फिर इसके बाद अगर वो सामान वहाँ पे बहुत दिनों तक रहता है तो उसका भी खर्चा जो है वो डॉक के लोग वहाँ पे उठाएंगे। तो ये जो खर्चा है ये बेसिकली आपसे ही वहाँ पे लिया जाएगा। दिस एक्सपेंस इज टू बी बोर्न बाय द इंपोर्टर। एक बार सामान आ गया तो सामान एक बार अगर जहाज के पे आ जाता है तो वहाँ पे उतारना, फिर उसे रखना, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये वहाँ का जो डॉक अथॉरिटी है पहले मोमेंट पे वही इस काम को करवाता है, लेकिन बाद में वो जो पैसे हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं। तो बेसिकली वो जो बंदरगाह का जो खर्चा है, ये खर्चा का जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जिस डॉक्यूमेंट में ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पे सामान को रखना, यहाँ पे सामान का उतारने का खर्चा, ये सब जिस डॉक्यूमेंट में रहता है उसे हम लोग पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट, मतलब जिस बंदरगाह पे सामान आया है उसका कितना खर्चा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। फिर एडवाइस नोट। एंड एडवाइस नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ कस्टमर ऑर्डर। द डॉक्यूमेंट इज सेंट बाय सप्लायर टू अ कस्टमर टू इन्फॉर्म हिम दैट द गुड्स ऑर्डर्ड हैज बीन डिस्पैच्ड। द एम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू कीप द कस्टमर इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ हिज ऑर्डर। मतलब एडवाइस नोट का मतलब होता है कि एक बार आपका सामान अगर वहाँ से चला गया है तो आप अपने खरीदार को एक डॉक्यूमेंट देते हैं और वहाँ पे उसे बार बार बोलते रहते हैं कि ये जो सामान है ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं एडवाइस नोट। मतलब अभी सामान का स्टेटस क्या है, इससे ही हम लोग एडवाइस नोट के थ्रू वहाँ पे भेजते हैं। सो एन एडवाइस नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द रिसीप्ट एंड डिस्पैच ऑफ कस्टमर ऑर्डर। द डॉक्यूमेंट इज सेंट बाय सप्लायर टू अ कस्टमर टू इन्फॉर्म हिम दैट द गुड्स ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। सामान जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमें मैसेज आता है कि आपका ये जो सामान ये डिस्पैच हो चुका है, ठीक उसी तरीके से जो एक्सपोर्टर है वो भी अपने इंपोर्टर को एक कन्फर्मेशन दे देता है कि ये जो सामान आपने खरीदवाया है ये सामान यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं एडवाइस नोट। एंड बिल ऑफ लैंडिंग जो है ये हमने एक्सपोर्ट ट्रेड में ऑलरेडी जान लिया है। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़रूरी होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले ली है। एंड मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो आपका पोर्शन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आपका जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। आपको प्रोसीड्योर नहीं पूछा जाएगा कि ये इसका प्रोसीड्योर बोलिए कि ये कैसे होता है। आपको वहाँ पे सिंपली कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द बिल ऑफ एंट्री, तो आपको वो लिखना होगा। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ये है क्या बेसिकली? तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पे क्या होता है कि दो कंट्रीज़ होती है। एक कंट्री को हम लोग बोलते हैं इंपोर्टिंग कंट्री एंड एक कंट्री को हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब अगर कोई कंट्री इंपोर्ट कर रहा है तो उसका इंपोर्टिंग का जो भी काम होगा वो वहाँ का गवर्नमेंट देखेगी, एंड अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्टिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा वो वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। The work related to exporting will be done by the exporting government and the work related to importing will be done by the importing government। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हर एक सरकार सिर्फ अपने कंट्री का ही यहाँ पे काम कर रही है। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज़ के लिए कौन होगा? इन दोनों कंट्रीज़ का भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर में कंट्रोल रखे। देयर मस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर एक कंट्री सिर्फ अपना ही वहाँ पे देखने वाला है। जो अगर इंडिया है तो वो सिर्फ इसी बात को देखेगा कि इंडिया में कितना सामान आया, इंडिया से कितना सामान बाहर गया। जो अमेरिका है वो सिर्फ अमेरिका में कितना इंपोर्ट हुआ, अमेरिका में कितना एक्सपोर्ट हुआ, सिर्फ उसी को देखने वाला है। लेकिन इंडिया एंड अमेरिका दोनों का कितना हुआ ये कौन देखेगा? तो इसीलिए इन दोनों के ऊपर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि जो आरबीआई है वो देश का मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि देश में पैसों का रिलेटेड जो भी वहाँ पे चीज़ें होती है, मतलब जो मनी मार्केट है कंट्री का, उसको देखने का, जो उसको जो रेगुलेट करने का जो काम है वो आरबीआई को दिया गया है। ठीक इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है उसको देखता है, एंड उसी को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंट्री को यहाँ पे इक्वली देखा जाता है। इंडिया एंड अमेरिका दोनों के बीच में जो ट्रेड हो रहे हैं तो हर एक कंट्री तो सिर्फ अपना ही यहाँ पे देखने वाला है, लेकिन दोनों का साथ में कौन देखेगा? तो ये काम दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन अगर देखें तो दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। जब एक कंट्री एंड दूसरे कंट्री के बीच में यहाँ पे बिजनेस हो रहा है तो उस केस में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे वो देखने का काम जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। At its heart are the WTO agreements negotiated and signed by the bulk of world trading nations and ratified in this parliaments। मतलब यहाँ पे भी कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ इनके भी अपने रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे बिजनेस होता है। द गोल इज़ टू हेल्प प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स कंडक्ट देयर बिजनेस। मतलब एक देश से दूसरे देश में जो बिजनेस है वो स्मूथली वहाँ पे चले, वहाँ पे कोई भी अगर झगड़ा ना हो, एंड अगर झगड़ा हो भी जाता है तो वो सुलझाया जा सके, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा और अगर कभी अपने छोटे भाई या फिर बड़े भाई के साथ अगर झगड़ा हो जाता है तो उस केस में हम दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए हमारे मम्मी पापा होते हैं। ठीक इसी तरीके से एक कंट्री या दूसरे कंट्री के बीच में अगर कुछ हो जाता है तो उसको भी वहाँ पे सुलझाने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसका काम क्या है? तो पहला है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल इन द मेंबर कंट्रीज। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर में जो जो लोग आते हैं उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, उन लोगों का जो जीने का ढंग है उसको बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। एंड ये कैसे होगा? अगर बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा बिना कोई प्रॉब्लम के तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, जो भी उसके अंदर में कंट्रीज़ आते हैं उन कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उन कंट्रीज़ के लोगों का जीवन का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करना, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। अब इसका मतलब क्या है कि हर एक आदमी को नौकरी मिले, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए
ये यहाँ पे दिया जाता है, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इट इज़ डन ओवर हियर, कि मतलब हर एक आदमी को नौकरी मिले, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब बिजनेस ठीक से चलेगा तो हर एक आदमी को नौकरी वहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फिर डिमांड बढ़ाना, मतलब कोई भी सामान जो है उसका डिमांड क्रिएट करके रखना कि उसका मांग जो है वो मार्केट में कम ना हो जाए, इसको सिक्योर करना। फिर टू एनलार्ज प्रोडक्शन इन ट्रेड ऑफ गुड्स, अब प्रोडक्शन को बढ़ाना, अगर पहले एक महीने में एक टन, अगर पहले एक महीने में एक, मैं यहाँ पे किसका एग्जांपल लूँ, अगर पहले एक महीने में 1000 लीटर जूस का मैन्युफैक्चरिंग होता था तो उसे 2000-3000 तक पहुँचाने का ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। पे टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज, अब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना एंड सर्विसेज का ट्रेड। सर्विसेज का मतलब होप आपको मालूम होगा कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कोई सामान वहाँ पे बेचता नहीं है, वो हमारा शरीर को जांचता है एंड फिर हमें वहाँ पे मेडिसिन देता है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने डॉक्टर से कोई सामान खरीदा है, तो ऐसे केस में क्या बोला जाएगा कि हमने डॉक्टर से सर्विस ली है। तो ये सर्विस को भी बढ़ाना, ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। पे टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, मतलब ये चीज़ तो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी देखा था कि दुनिया में हर एक कंट्री के पास अपना रिसोर्सेज है, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है। तो ताकि वो रिसोर्सेज इस तरीके से इस्तेमाल हो कि हर एक कंट्री में इक्वली उन रिसोर्सेज का यूज़ हो, ये भी जो काम है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही है कि वो जो रिसोर्सेज है वो ताकि अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके, ये देखना भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है, ठीक है। पे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अब जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, तो पोल्यूशन को भी देखना ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। पे टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये क्या चीज़ है, ये आप इकोनॉमिक्स में देखने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब होता है कि देखिए हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केर्स हैं, आज है कल नहीं है। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारा भी उसमें काम हो जाए एंड जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन फ्यूचर जनरेशन्स को भी वहाँ पे जो सामान है वो मिल सके। मतलब खुद तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी यूज़ करने देंगे, मतलब हर कोई यूज़ कर सके इस टाइप का डेवलपमेंट कि अपना भी इस्तेमाल होगा एंड हमारे बच्चों का भी उसमें यूज़ हो पाएगा, उससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखने का भी जो काम है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मैं ये नहीं कहूँगा एक छोटा चैप्टर था बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था एंड अच्छा खासा नॉलेजेबल चैप्टर था ये चैप्टर को पढ़ाने में भी मुझे अच्छा खासा मज़ा आया, ठीक है। सो इसके बाद मिलते हैं एक अगले लेक्चर में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।